चल रही क्लास? दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की लाइव क्लास में। हम मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज प्रारंभ कर चुके हैं और आज हमारी दूसरी क्लास है। यूनिट वाइज जो टेस्ट प्रारंभ हमने किए हैं, प्रत्येक यूनिट वाइज हम क्वेश्चनों को हल करेंगे, यानी एक यूनिट से हम करीब 250 क्वेश्चन करेंगे और आपकी जो भी क्वेश्चन 250 क्वेश्चन होंगे वो लगभग आपके पूरे पाठ्यक्रम को कवर करेंगे। ऐसे प्रश्नों को व्याख्या से जब हम हल करेंगे तो हमारा पूरा पाठ्यक्रम इजीली उसमें कवर हो जाएगा और बहुत बेहतर तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। तो हमने प्रारंभ कर रखी है अधिगम की जो यूनिट है, बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है, लेंथी यूनिट है। सबसे पहले हमने अधिगम की यूनिट प्रारंभ की है, इसके बाद चाइल्ड डेवलपमेंट लेंगे। तो यहाँ पर लाइव सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धीरे धीरे करके विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, आप सभी विद्यार्थी शेयर कर दें। अंतो कुमारी, राम राम, पूजा, मीना, बलराम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इस लाइव सेशन में आप इसे शेयर कर दें। हम प्रारंभ करते हैं हमारे आज की क्लास। आज की क्लास में पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करने वाला नहीं है? देखो, मनोविज्ञान में जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों में या कोई भी भाषा के जो प्रश्न आते हैं उसमें आप ये ध्यान रखा करो कि नहीं जो वर्ड है कई बार हमें परीक्षा में दिखाई नहीं देता है, हम ध्यान नहीं देते, जल्दी के कारण हमसे ये सवाल गलत हो जाता है। पढ़ने के कारण पेपर में एक दो क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो हम गलत करते हैं, तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है अधिगम को प्रभावित करने वाला नहीं है? कौन सा फैक्टर है जो लर्निंग को प्रभावित नहीं करता? अर्थात 3 फैक्टर ऐसे हैं जो लर्निंग को बाधित करते हैं। आप कमेंट करके आंसर दे सकते हैं। 3 फैक्टर ऐसे हैं जो अधिगम को बाधित करते हैं, केवल एक फैक्टर ऐसा है जो अधिगम को बाधित नहीं करता। यहां पर सबसे पहला है अधिगम कर्ता, दूसरा अधिगम अनुभव, तीसरा मानव व भौतिक संसाधन और चौथा उद्देश्यहीनता। यानी ऐसा कौन सा कारक है जो लर्निंग को बाधित नहीं करेगा? कमेंट करके आप आंसर दे सकते हैं। अधिगम कर्ता जो होता है, लर्नर होता है, स्वयं सीखने वाला होता है। जब सर क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है, ये 2-3 क्वेश्चनों में प्रॉब्लम है, शुरू के जो प्रश्न है इनमें प्रॉब्लम है, बाकी आगे सही आएंगे। तो मैं क्वेश्चन आपको बोल रहा हूं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है वो अधिगम को प्रभावित नहीं करता? तो यहां पर अधिगम कर्ता लर्नर, अधिगम अनुभव, मानव व भौतिक संसाधन, उद्देश्यहीनता, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो अधिगम को बाधित नहीं करता? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, अभी तक कमेंट करके आंसर नहीं आए हैं। अधिगम कर्ता लर्नर कहते हैं, अधिगम अनुभव जो होते हैं लर्निंग एक्सपीरियंस कहलाता है, मानव व भौतिक संसाधन ह्यूमन जो मनुष्य है, मानव है, और भौतिक जो संसाधन है, भौतिक संसाधन में बहुत सारे स्कूल में जो फर्नीचर है या जो सुविधाएं हैं वो सभी भौतिक संसाधन में आते हैं। उनमें बहुत सारे स्कूल का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, वो भी भौतिक संसाधन में आता है। तो मानव व भौतिक संसाधन, ये तीनों के तीनों जो कार्य, डी बिल्कुल आंसर आ गया है, डी सही आंसर है उद्देश्यहीनता। यानी कि गलत कौन सा हो जाएगा? सही का मतलब ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी 3 जो फैक्टर है ये अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक जो नहीं है वो है उद्देश्यहीनता, बाकी सभी अधिगम को प्रभावित करते हैं। कैसे करेंगे? अधिगम जो करता होता है, जो स्वयं सीखने वाला लर्नर होता है, यदि उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, अधिगम कर्ता की इच्छा नहीं रहेगी, तो भी अधिगम बाधित होगा। लर्निंग जो एक्सपीरियंस है वो यदि वो प्राप्त किया हुआ बालक नहीं है तो भी अधिगम बाधित होगा।
मानव और भौतिक संसाधन यदि उचित नहीं है तो भी अधिगम बाधित होता है। तो अधिगम का कौन सा कारक है जो ऐसा कौन सा कारक है जो अधिगम को प्रभावित नहीं करता? तो कौन सा हो जाएगा? उद्देश्यहीनता। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपके सामने है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप थोड़ा सा सुन ले, इसके बाद क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में से एक है, यानी अधिगम को प्रभावित करने वाले फैक्टर, लेकिन वो फैक्टर कौन से? पर्यावरणीय कारक। देखो दोस्तों, आप जो लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ते हैं वो कारक हम कॉमन पढ़ते हैं कि वातावरण भी प्रभावित करता है, विषय वस्तु भी प्रभावित करती है, मानसिक स्वास्थ्य उम्र भी प्रभावित करती है, परिपक्वता भी प्रभावित करती है, पूर्व अनुभव भी अधिगम को प्रभावित करने वाले फैक्टर हैं। तो बहुत सारे फैक्टर हैं। तो ये जो कह रहा है यहां पर, मैं जो आपको ये क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ये क्वेश्चन आया हुआ है पर्यावरणीय कारक कौन में से एक कारक कौन सा है? तो पर्यावरणीय कारक आपको चुनना है। एनवायरमेंटल फैक्टर कौन सा है जो लर्निंग को बाधित करेगा? आपके सामने ऑप्शन है, पहला सामाजिक परिवेश, दूसरा ऑप्शन है थकावट, तीसरा ऑप्शन है मानसिक स्तर, और चौथा जो स्तर है वो है इनमें से कोई नहीं। यहां पर आपके कमेंट आ गए हैं, बिल्कुल अब ठीक है। यहां पर कमेंट आ गए हैं आपके आंसर जो आए हैं। अभी कमेंट कहां चले गए बच्चों के? यहां पर जो राइट आंसर है पर्यावरणीय फैक्टर में वो कौन सा हो जाएगा? सामाजिक परिवेश। मित्रों, जो थकावट है, ये थकावट क्या है? ये व्यक्तिगत कारक में आता है। जब व्यक्ति को थकावट होती है तो भी लर्निंग बाधित होता है, ये व्यक्तिगत कारक है। मानसिक स्तर, मेंटल जो लेवल है वो भी अधिगम को प्रभावित करता है, लेकिन ये उसका व्यक्तिगत कारक है। और इनमें से कोई नहीं, ये तो है ही नहीं। तो यहां पर जो बचा हुआ कौन सा होगा? सामाजिक परिवेश। सोशल एनवायरनमेंट जो होता है वो व्यक्ति को अधिगम को बाधित करता है, और ये कैसा कारक में आएगा? सामाजिक फैक्टर में आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कार्यात्मक प्रतिबद्धता। क्वेश्चन नंबर 3 है, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत प्रक्रिया में मुख्य कारक निम्न में से कौन सा है? कार्यात्मक जो प्रतिबद्धता है, इसमें इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में जो मुख्य कारक है वो कौन सा है? तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि कार्यात्मक प्रतिबद्धता होती क्या है। यहां पर ऑप्शन 4 दे रखे हैं, आकृतिकरण, दूसरा है पुनर्बलन, तीसरा है बहिर्गमन, और चौथा है स्वतः आपूर्ति। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सवाल आप समझ गए होंगे। कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत प्रक्रिया में मुख्य कारक निम्न में से कौन सा है? मुख्य कारक कौन सा होगा कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत में? इसकी मैं इंग्लिश बता देता हूं आपको, आपके लिए आसान हो जाएगा। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जिसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर महोदय ने दिया था। अब आप कमेंट करके बताएं आंसर क्या आएगा। किसने दिया था? स्किनर ने। कार्यात्मक प्रतिबद्धता ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो प्रोसेस है, इसमें मुख्य कारक कौन सा है? आकृतिकरण, पुनर्बलन, बहिर्गमन और स्वतः आपूर्ति। यहां पर मुख्य कारक कौन सा होगा? तीसरे में बी, पुनर्बलन। बिल्कुल राइट आंसर है। यहां पर अंतो कुमारी ने ए दिया है, पूजा मीना बी, बिल्कुल सपना मीना बी राइट आंसर है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, यानी पुनर्बलन। जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, इस ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में स्किनर महोदय बात करते हैं कि व्यक्ति जैसे जैसे अच्छा कार्य करता है, जब भी अच्छा कार्य करता है उसको तुरंत पुनर्बलन दो, क्योंकि इस सिद्धांत में उसने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था। जब भोजन के लिए लीवर का दब जाता है अचानक तो भोजन प्राप्त होता है, अर्थात पुनर्बलन मिलता है। तो यहां पर
कार्यात्मक प्रतिबद्धता जो प्रोसेस है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, उसमें मुख्य कारक पुनर्बलन है। आगे ये भी है, आकृतिकरण भी है, सब है, शेपिंग भी होता है, लेकिन यहां पर मुख्य कारक कौन सा कहलाएगा? आपके कहलाएगा पुनर्बलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखना, आपके सामने है। यदि सूत्र है L बराबर F E इंटू P में L जो है अधिगम को इंगित करता है, L किसको इंगित करता है? अधिगम को। तो E व P किसको इंगित करेंगे? यदि L जो है वो अधिगम को इंगित करता है, मतलब दर्शाता है कि लर्निंग हो गई, तो E और P ये किसको इंगित करते हैं? आपके सामने ऑप्शन है, पहला वातावरणीय कारक व अभिभावकीय कारक, दूसरा है सांवेगिक कारक व व्यक्तिगत कारक, तीसरा है वातावरणीय कारक व व्यक्तिगत कारक, और चौथा है सांवेगिक कारक व अभिभावकीय कारक। आपके सामने 4 ऑप्शन है, कमेंट करके आप बता सकते हैं। बहुत परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल है, मैं इसकी व्याख्या भी आपको समझाऊंगा। ये जो P की बात करता है, L की बात करता है L, और यहां पर ये F की बात कर रहा है, और ये E इंटू P इसकी बात कर रहा है। तो इसकी बात करने वाले एक विद्वान हुए हैं कर्ट लेविन। थोड़ा आइडिया दे देता हूं, आंसर है C, कर्ट लेविन। यहां पर आपके आंसर है C, यानी कि वातावरणीय कारक और व्यक्तिगत कारक, बिल्कुल राइट आंसर है। यदि सूत्र में L का मतलब लर्निंग, और E का मतलब होता है एनवायरमेंट, और P का मतलब होता है पर्सन, यानी कि वातावरणीय कारक और व्यक्तिगत कारक। तो वातावरणीय कारक और व्यक्तिगत कारक पर जो बल देने वाले विद्वान थे वो कर्ट लेविन थे, और कर्ट लेविन ने एक सिद्धांत दिया था, क्षेत्र अधिगम सिद्धांत, जिसे फील्ड थ्योरी कहा जाता है। ये F जो है ये फील्ड को दर्शाता है, फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, क्षेत्र अधिगम का सिद्धांत। ये कहते हैं कि व्यक्ति जब भी सीखता है तो वातावरणीय और व्यक्तिगत, वातावरणीय जो फैक्टर होते हैं, व्यक्तिगत जो क्रिया होती है, अंत्य क्रिया होती है, उसके माध्यम से व्यक्ति लर्निंग करता है। तो इन्होंने सूत्र भी दिया L F E इंटू P। कर्ट लेविन एक संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक है, मैंने कल भी आपको बताया था। ये कैसे मनोवैज्ञानिक है? संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक। और संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक के साथ साथ ये गैस्टाल्टवादी है, ध्यान रखना साथियों, गैस्टाल्टवादी। यानी ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक है जो संज्ञानवादी भी है और गैस्टाल्टवादी है? कर्ट लेविन। वहां पर 3 विद्वान और हैं जो गैस्टाल्टवादी हैं, कोहलर, कोफ्ता और वर्दीमर, जिस पर हमने कल चर्चा की थी। ये जो कर्ट लेविन है, कर्ट लेविन ने क्षेत्र अधिगम सिद्धांत दिया। इसमें 3 शब्दावलियों पर उन्होंने जिक्र किया। एक होती है लाइफ स्पेस, जीवन दायरा, लाइफ स्पेस, जीवन दायरा। एक दूसरे फैक्टर की वो बात करता है टोपोलॉजी, तल रूप सिद्धांत। इसको तल रूप सिद्धांत भी कहा जाता है, टोपोलॉजी कहलाता है। तो लाइफ स्पेस, जीवन दायरा, टोपोलॉजी, 3 फैक्टर की वो बात करता है। लाइफ स्पेस, जीवन दायरा और टोपोलॉजी, तल रूप। एक होता वेक्टर्स, क्या होता है? वेक्टर्स, सदिश कहते हैं हिंदी में। तो वेक्टर्स, टोपोलॉजी, लाइफ स्पेस, 3 महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं। इन शब्दावली की वो बात करता है। टोपोलॉजी का ध्यान रखना, ये गणित की शब्दावली है। गणित की आकृतियों को समान रूप से पढ़ा जाता है। इसकी व्याख्या हमने विस्तृत वीडियो में कर रखी है। आप अगर इसकी विस्तृत व्याख्या देखना चाहते हैं तो प्रज्ञा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क वीडियो उपलब्ध है, आप उसको चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। तो टोपोलॉजी, वेक्टर्स जो होता है, वेक्टर्स सदिश कहते हैं, एक ऐसा बल होता है जो आकर्षण और विकर्षण के रूप में होता है। यानी किसी व्यक्ति में पॉजिटिव बल अधिक होता है और किसी व्यक्ति में नेगेटिव बल अधिक होता है। तो जिस व्यक्ति में पॉजिटिव बल अधिक होता है कि मैं ये काम कर लूंगा, मुझे ये सफलता मिल जाएगी, तो वो पॉजिटिव बल होता है। तो वहां पर वेक्टर्स, सदिश
आकर्षण और विकर्षण के रूप में उन्हें विभाजित किया। टोपोलॉजी गणित की शब्दावली है, इसमें आकृतियों को समान रूप से पढ़ा जाता है, कौन आकृति किसके आगे है और कौन सी आकृति किसके पीछे है। और लाइफ स्पेस का मतलब होता है कि ऐसा क्षेत्र जो व्यक्ति के संज्ञानात्मक क्षेत्र के दायरे में आता है। जैसे मान लो मैं यहां पढ़ा रहा हूं और यहां पर कोई सर्प है और मुझे उसका ज्ञात नहीं है, लेकिन कोई बाहर से व्यक्ति आता है, उसको सर्प दिखाई दे जाता है, तो वह व्यक्ति उस चीज को समझ जाता है कि यहां पर सांप है, जबकि मुझे उस चीज का आभास नहीं है। इसका मतलब मेरे जीवन दायरे से वो सर्प बाहर है, जबकि उस व्यक्ति के जीवन दायरे में वो सर्प जो है मौजूद है। इसलिए लाइफ स्पेस का मतलब वह जीवन दायरा या अधिगम करने का वह क्षेत्र जिसमें बच्चा लर्निंग करता है, उसे क्या नाम दिया? लाइफ स्पेस नाम दिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, वह कारक जो अधिगम को प्रभावित नहीं करता। आप प्रश्नों को समझा करें, नहीं पर विशेष ध्यान रखें, पेपर में बहुत गलती करते हो आप। वह कारक जो लर्निंग को प्रभावित नहीं करता, ऐसा कौन सा फैक्टर है? देखो, अधिगम को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं। व्यक्तिगत कारक भी है, सामाजिक कारक या वातावरणीय कारक भी होते हैं, संज्ञानात्मक कारक भी हो सकते हैं। इनको अलग अलग विभाजित कर सकते हैं, कॉमन भी पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको अलग अलग भी इसकी वीडियो बना करके आपको बताएंगे, आप वहां देख लेना। अभी मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। कमेंट करके बताएं इसमें कौन सा आंसर आएगा। प्रेरणा, अधिगम, विधि, वर्ष का माह और विषय वस्तु की प्रकृति, यानी अधिगम को जो प्रभावित नहीं करता, ऐसा कौन सा फैक्टर है? संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक, बिल्कुल फेल्ड थ्योरी। कमेंट करके आप बताएं। तो यहां पर बिल्कुल ये इजी है। अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक मोटिवेशन, देखो बहुत महत्वपूर्ण कारक है। बिल्कुल सी राइट आंसर आ गया है, सी। ये ऐसा फैक्टर है जो अधिगम को प्रभावित नहीं करता। वर्ष का माह, मंथ ऑफ द ईयर। प्रेरणा यानी मोटिवेशन। मैं आपको अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों को समझा देता हूं। प्रेरणा, अभिप्रेरणा, प्रेरणा एक ही बात है, इंग्लिश में मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन एक ऐसा महत्वपूर्ण कारक है जो लर्निंग को बहुत बाधित करता है। यदि कोई व्यक्ति आंतरिक और बाह्यिक रूप से अभिप्रेरित है, तो वह उतना ही अच्छा लक्ष्य की ओर प्रेरित होगा और लक्ष्य प्राप्ति तक उसका जो आंतरिक बल है वो रुकता नहीं है, उसको प्रेरित करते रहता है। तो प्रेरणा तो बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे सवाल पूछा जाए अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला जो कारक है वो कौन सा है, तो मोटिवेशन कहलाएगा, प्रेरणा या अभिप्रेरणा कहलाएगा। बिल्कुल राइट है। अधिगम विधि, दूसरा फैक्टर कौन सा है? अधिगम की विधि। अधिगम विधि लर्निंग मेथड कहलाता है। अधिगम के तरीके, यानी तरीका कौन सा अपनाते हैं, कौन सी विधि के माध्यम से हम पढ़ाते हैं। लर्निंग की विधि यदि अच्छी नहीं है तो भी अधिगम बाधित होता है, अधिगम को प्रभावित करने वाला फैक्टर होता है। और विषय वस्तु की प्रकृति, विषय वस्तु की प्रकृति सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए। विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे की आयु और उम्र के अनुरूप हो। तो वहां पर विषय वस्तु की प्रकृति जो है, नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ये भी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक कौन सा है? अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित जो कारक है वो कौन सा है? इच्छा शक्ति, अभ्यास, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, और प्रस्तुतिकरण। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो शिक्षक से संबंधित है, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? ये बिल्कुल आप पहचान सकते हो। देखो, इच्छा शक्ति भी अधिगम को बाधित करने वाला फैक्टर होता है। कमेंट करके आप आंसर दे। तब तक इच्छा शक्ति जैसी प्रबल होगी, बच्चे की जितनी दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, लक्ष्य प्राप्ति उतनी ही अच्छे ढंग से वो कर सकता है। अभ्यास, अभ्यास भी अधिगम को बाधित करता है। अभ्यास के द्वारा, बार बार अभ्यास से व्यक्ति किसी चीज को अच्छी तरीके से याद कर सकता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर यदि व्यक्ति बढ़ता है तो भी अधिगम बाधित नहीं होता। ये अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है, यानी इस विधि से यदि पढ़ता है तो अधिगम अच्छा होगा। अभ्यास, इच्छा शक्ति, ये सभी के सभी यदि पॉजिटिव है तो अधिगम बाधित नहीं होगा, और नेगेटिव है तो अधिगम बाधित होता है। आंसर आ गया डी, बिल्कुल राइट आंसर है, प्रस्तुतिकरण। क्योंकि प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन का जो कार्य है वो एक शिक्षक करता है। कौन करता है? शिक्षक। इसलिए शिक्षक
से संबंधित जो कारक होगा लर्निंग को प्रभावित करने वाला प्रस्तुतिकरण होता है। प्रेजेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब भी कोई शिक्षक किसी विषय वस्तु को, कंटेंट को पढ़ाता है, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है उसका प्रेजेंटेशन, कि कौन सा टीचर किसी बात को तो बेहतर तरीके से समझा पाता है, और एक वही कंटेंट दूसरा टीचर अगर उसको नॉलेज अच्छी भी है, यदि उसका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है तो वह उस बात को अच्छे ढंग से नहीं समझा सकता। तो यहां पर जो कारक हो जाएगा शिक्षक से संबंधित कौन सा हो जाएगा? प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इससे पहले मैं आपको अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों पर एक थोड़ा सा नजर और डाल लेते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में मोटिवेशन हो ही गया, उद्देश्य हो गया, इच्छा शक्ति हो गई। अब यहां पर मैं बात करूं तो एक महत्वपूर्ण कारक आता है पूर्व अनुभव। पूर्व अनुभव, ध्यान रखना मित्रों, पूर्व अनुभव जो होता है, जो अनुभव आ गया, लर्निंग एक्सपीरियंस, पूर्व अनुभव, व्यक्ति को जितना पूर्व अनुभव मजबूत होता है, व्यक्ति का पूर्व ज्ञान जितना मजबूत होता है, लर्निंग उतनी ही जल्दी होती है। जैसे मैं अभी कंटेंट आपको पढ़ा रहा हूं, इससे संदर्भित आपको बातें यदि लर्निंग की आती है तो ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और यदि इस बारे में आपको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है तो इन प्रश्नों को समझने में भी आपको कठिनाई हो सकती है। तो यहां पर पूर्व अनुभव अधिगम को प्रभावित करने वाला फैक्टर है। इसके बाद उम्र, उम्र भी जो है लर्निंग को प्रभावित करती है। यहां पर जो है अधिगम को प्रभावित करने वाला जो फैक्टर है वो दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति, ये भी लर्निंग को प्रभावित करने वाला कारक है। बहुत सारे जो कारक है, अभ्यास है, इच्छा शक्ति, ज्ञान, ज्ञात से अज्ञात, प्रस्तुतिकरण, ये शिक्षक संबंधित हो, क्रियात्मक कारक भी होते हैं। इनसे संबंधित जो मैं वीडियो है वो आपको वहां पर विस्तार से मैं उपलब्ध करवा दूंगा, आप वहां पर जाकर इनको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, अधिगम क्रिया प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अधिगम क्रिया प्रभावित होती है। अधिगम की जो क्रिया है वो किससे प्रभावित होती है? विद्यालय के भौतिक पर्यावरण से, विद्यालय के मनोवैज्ञानिक पर्यावरण से, विद्यालय के भौतिक मनोवैज्ञानिक दोनों पर्यावरण, दोनों से, यानी विद्यालय के भौतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों पर्यावरण से, और उपयुक्त में से कोई नहीं। अधिगम क्रिया प्रभावित होती है। अधिगम की जो क्रिया है वो किससे प्रभावित होती है? कमेंट करके आप आंसर दे सकते हैं। फटाफट आप कमेंट करें, अधिगम की जो प्रोसेस है वो किससे प्रभावित होती है? विद्यालय के भौतिक वातावरण से भी होती है, विद्यालय के मनोवैज्ञानिक जो वातावरण है, वहां का मनोवैज्ञानिक वातावरण से संबंधित बातें आप समझ लें, यानी वहां का जो वातावरण है यदि वहां संतोषप्रद है, आपस में प्रेम भाव है, तो वहां पर वो मनोवैज्ञानिक फैक्टर में आता है। तो मनोवैज्ञानिक फैक्टर ये भी प्रभावित करता है। लेकिन गए ऑप्शन में बिल्कुल आपके आंसर आ गए सी, बिल्कुल राइट आंसर है। विद्यालय का भौतिक वातावरण और मनोवैज्ञानिक वातावरण या पर्यावरण, ये एक ही बात है। दोनों अधिगम क्रिया, दोनों से अधिगम क्रिया क्या होती है? प्रभावित होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अनुदेशन उद्देश्यों को कहते हैं। अनुदेशन के उद्देश्यों को कहते हैं विशिष्ट उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, अधिगमकर्ता से संबंधित उद्देश्य, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र। तो आप बताएं कि अधिगम उद्देश्यों को क्या कहा जाता है? अधिगम के उद्देश्यों को क्या कहा जाता है? कमेंट करके आप बता सकते हैं। अनुदेशन उद्देश्यों को क्या कहते हैं? विशिष्ट उद्देश्य कहेंगे, सामान्य उद्देश्य कहेंगे, या फिर अधिगमकर्ता से संबंधित उद्देश्य, या विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र कहते हैं। अभी तक आपके कमेंट नहीं आए हैं। यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा विशिष्ट उद्देश्य। कौन सा होगा? विशिष्ट उद्देश्य। यानी अनुदेशन उद्देश्यों को क्या कहा जाता है? विशिष्ट उद्देश्य। अब अनुदेशन क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। अनुदेशन इंस्ट्रक्शन होता है, एक शिक्षक अपनी विषय वस्तु को छात्रों तक पहुंचाने के लिए जो क्रियाकलाप करता है वो इंस्ट्रक्शन कहलाता है। और अनुदेशन जो होगा
उसका क्या उद्देश्य होता है? विशिष्ट उद्देश्य। यानी एक शिक्षक जो होगा, जो कंटेंट वो पढ़ा रहा है, तो उसका मूल उद्देश्य क्या होता है? ए, सी, ए, बिल्कुल विशिष्ट उद्देश्य। तो यहां पर एक शिक्षक जो विषय वस्तु पढ़ा रहा है, जो समझा रहा है, उसको छात्रों तक पहुंचाने की जो क्रियाकलाप करता है, तो वहां पर उस अनुदेशन के उद्देश्य को विशिष्ट उद्देश्य कहा जाता है और यह कक्षा कक्ष से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। आपको आज थोड़ी सी इसमें देखने में समस्या हो रही होगी, इसका समाधान कल की वीडियो में कर देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्रिया प्रसूत साहचर्य। क्रिया प्रसूत साहचर्य मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देता है? क्रिया प्रसूत साहचर्य, क्रिया प्रसूत ऑपरेंट कंडीशनिंग के मध्य जो साहचर्य होता है वो किसकी भूमिका पर बल देता है? अधिगम सामग्री, शिक्षक, वातावरण या पुनर्बलन? तुरंत उत्तर दें। क्रिया प्रसूत साहचर्य जो है मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देता है? ऑपरेंट कंडीशनिंग में, ये पहले भी हमने क्वेश्चन किया है, इससे संबंधित ही है, ये इसकी भूमिका पर अधिक बल देता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो स्किनर ने दिया और स्किनर पुनर्बलन पर विशेष बात करते थे। बिल्कुल राइट आंसर आया आप सभी का। आपकी तैयारी ठीक है, आपको केवल चीजों को समझना है। आप सब विद्यार्थियों की तैयारी ठीक है, आपने क्वेश्चन पुराने हल भी कर रखे हैं, ये आए हुए क्वेश्चन है। मैं कुछ क्वेश्चन जब आपका मॉडल पेपर लूंगा तब मैं खुद प्रश्न बना करके आपका लूंगा, वो क्वेश्चन आपने कहीं नहीं पढ़े होंगे, तो क्रिएट करके मैं प्रयास करूंगा कि आपका बेहतर टेस्ट लिया जाए। लेकिन पहले आप पूरा कंटेंट समझ लें। आपने जो क्वेश्चन रट रखे हैं उसको रटने की बजाय समझने का प्रयास करें। फिर भी यदि आपकी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं उसका समाधान नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। अगर अभी कोई कमेंट आता है तो मैं उसका समाधान अभी कर दूंगा। तो यहां पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पुनर्बलन। यानी क्रिया प्रसूत ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो साहचर्य स्थापित होता है, ये व्यवहारवादी थे और व्यवहारवादी साहचर्य पर बल देते थे। स्किनर महोदय ने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया। स्किनर बॉक्स में चूहे और कबूतर को बंद किया और यहां पर भोजन दिखाई नहीं देता, यहां पर कुछ भी इसको पुनर्बलन भोजन या स्टिमुलस दिखाई नहीं देता। तो ये सवाल एक महत्वपूर्ण ये भी बनता है कि ऐसा कौन सा अधिगम सिद्धांत है जिसमें पहले उद्दीपक प्रस्तुत नहीं किया जाता? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत ऐसा सिद्धांत है जिसमें पहले कोई भी उद्दीपक प्रस्तुत नहीं किया जाता। तो यहां पर चूहे को कुछ भी दिखाई नहीं देता और जैसे ही अचानक उसका बटन उस लीवर पर पड़ता है, लाइट जलती है, रोशनी जलती है और उसे भोजन प्राप्त हो जाता है। यानी वो भोजन किसका कार्य करेगा? पुनर्बलन का। तो क्रिया प्रसूत साहचर्य में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई? पुनर्बलन। इस पुनर्बलन के कारण ही जो सही अनुक्रिया का फिक्सेशन करता है जो है स्किनर, कि जैसे सही अनुक्रिया हो तुरंत पुनर्बलन दो, इससे स्थायीकरण हो जाएगा और वह उस क्रिया को सीख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषता। जो बेस्ट लर्नर होता है, अच्छा जो अधिगमकर्ता होता है, उस अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है? आप अपने ऊपर इस क्वेश्चन को लगाकर चले कि आप अच्छे अधिगमकर्ता हो, अच्छी तरह सीखने वाले विद्यार्थी हो, तो ऐसी कौन सी विशेषता सबसे प्रमुख है? निम्न में से कौन सी विशेषता सबसे प्रमुख रहेगी एक अच्छे अधिगमकर्ता की? आप इसका आंसर दे। आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आज इसका आंसर आप ही बताएंगे, क्योंकि यह प्रश्न आप पर ही है। आप अगर अच्छे लर्नर हो तो ऐसी कौन सी विशेषता है? आंसर आ रहा है शैक्षिक योग्यता, और आंसर आने चाहिए, अभी आंसर आए नहीं है। एक अच्छे लर्नर की कौन सी विशेषता होनी चाहिए? सभी है, विशेषता सारी है। इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए, अवधान अटेंशन भी होना चाहिए, शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, उसके लिए परिपक्व भी होना चाहिए। लेकिन परफेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? अधिगमकर्ता की प्रमुख, ये वर्ड ध्यान रखो आप, यहां दिया प्रमुख, तो प्रमुख विशेषता कौन सी होगी? आंसर आ रहा है ए, इच्छा शक्ति। आंसर आ रहा है सी, नहीं, अभी तक राइट आंसर आया ही नहीं है। यहां पर जो राइट आंसर होगा डी, परिपक्वता। नहीं, आपने क्वेश्चनों को रटा है,
साथियों, क्वेश्चनों को रटना नहीं है, आप जुड़ चुके हो मेरे साथ, तो आपको मैं परीक्षा तक आपके जो बेसिक कंसेप्ट है उसको बहुत बेहतर तरीके से आपको समझा दूंगा। आप समझने का प्रयास करें। एक अधिगमकर्ता में इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इच्छा शक्ति के अभाव में व्यक्ति सीख नहीं सकता। जब किसी की इच्छा ही नहीं है, जैसे हमने कल कहा था, घोड़े को तालाब के पास ले जा सकते हैं किंतु पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, क्योंकि घोड़ा तत्पर नहीं है। इच्छा शक्ति तत्पर होगा, इच्छा शक्ति बनेगी तभी कार्य होगा। तो इच्छा शक्ति भी अधिगमकर्ता में होनी चाहिए। अवधान भी होना चाहिए। अवधान का मतलब होता है अटेंशन। अब एक बात बताओ, मैं यहां पर आपको पढ़ा रहा हूं, आपका ध्यान नहीं है, तो आप क्या करोगे? सीख पाओगे क्या? जब आपका ध्यान ही नहीं है उस बिंदु पर जिसको एक शिक्षक पढ़ा रहा है, तो आप लर्नर कहां से हो गए? आप लर्नर हो ही नहीं। इसलिए एक लर्नर की सबसे प्रमुख विशेषता होती है अटेंशन, ध्यान। तो राइट आंसर होगा अवधान। शैक्षिक योग्यता तो गौण है, शैक्षिक योग्यता नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अनपढ़ व्यक्ति भी कई बात कोई ध्यान से सुनते हैं तो उस काम को वो भी तो बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। इसलिए आप ध्यान रखें, अवधान बहुत जरूरी है। एक आपने आंसर दिया, कई बच्चों ने परिपक्वता। तो परिपक्वता अधिगम नहीं है, लेकिन अधिगम करने के लिए परिपक्वता का होना जरूरी है। इस कथन को आप ध्यान रखना, परिपक्वता अधिगम नहीं है, किंतु लर्निंग करने के लिए परिपक्व होना जरूरी है। अब यहां पर अधिगम करने के लिए परिपक्व होना जरूरी है, तो अधिगमकर्ता की विशेषता परिपक्वता भी हो गई कि भाई परिपक्वता होनी चाहिए। जिस उम्र पर है, अब बीएड कर रखी विद्यार्थी ने, तभी तो ये चीजें समझ में आएगी, इसलिए परिपक्व होना भी जरूरी है। ये बात भी सही है, आयु के अनुरूप विषय वस्तु होनी चाहिए, लेकिन साथ में अवधान का होना जरूरी है कि सबसे जो प्रमुख विशेषता है वो अवधान हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11, अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य क्या है? अधिगम का प्रतिफल कमेंट करके फटाफट आंसर दें। बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, शिक्षक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन, पाठ्य वस्तु का परिमार्जन, उपयुक्त में से कोई नहीं। अधिगम प्रतिफल, लर्निंग आउटकम, यह आपके टॉपिक भी जुड़ा है। साइकोलॉजी में भी अधिगम प्रतिफल है, लर्निंग आउटकम है, और आपके दूसरे जो जगह भी ये टॉपिक जुड़ा हुआ है। तो रीट भर्ती परीक्षा के लिए लर्निंग आउटकम महत्वपूर्ण टॉपिक है। वैसे भी अधिगम जो प्रतिफल है, इसका तात्पर्य क्या है? बालक के व्यवहार में परिवर्तन, शिक्षक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन, पाठ्य वस्तु का परिमार्जन, और उपयुक्त में से कोई नहीं। आप कमेंट करके बताएं अधिगम प्रतिफल। यहां पर आंसर आ रहे हैं ए, बालक के व्यवहार में परिवर्तन। बिल्कुल सभी का राइट आंसर है, बालक के व्यवहार में परिवर्तन। अब इस चीज को और अच्छे से समझ लो, आप लॉक लगा दिया, बिल्कुल राइट आंसर है। अधिगम प्रतिफल से तात्पर्य बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। यानी कि मैं आपको कोई कंटेंट पढ़ा रहा हूं और आपको वो कंटेंट समझ में आ गया, मैंने पूछा और आपने जवाब दे दिया, तो लर्निंग आउटकम कहलाएगा। यानी एक शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य के दौरान जब पढ़ाता है टीचर, तो वहां पर अंत्यक्रिया होती है, और अंत्यक्रिया के बाद जब शिक्षक जानता है, जांच करता है उस चीज की कि बच्चे ने सीखा या नहीं सीखा, तो दो तरह का मूल्यांकन होता है। एक तो शिक्षण कार्य के दौरान होता है और एक शिक्षण के उपरांत होता है। तो जब ये जांच करता है शिक्षक कि जो शिक्षण कार्य हम करवा रहे हैं, बच्चे को उस चीज की लर्निंग हो रही है कि नहीं हो रही है, तो वहां पर बालक के व्यवहार में परिवर्तन होगा। तो व्यवहार में यदि वांछित परिवर्तन हो रहा है जैसा हम चाह रहे हैं, तो वो लर्निंग आउटकम कहलाता है, अधिगम का प्रतिफल कहलाएगा। इसके संबंध में भी एक वीडियो आपको जल्द ही उपलब्ध होगी और आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। लर्निंग आउटकम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, नया टॉपिक आपके जुड़ा है, और ये राजस्थान सरकार ने इसकी ट्रेनिंग भी दिलाई थी हमको, तो इसको हम बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के संबंध में सही फिर आ गया नहीं है? इसको आप विशेष ध्यान रखा करें। कौन सा सीखने के संबंध में सही नहीं है? सीखना कुछ नया करना है, सीखना अनुभवों का संगठन होता है, सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है, और सीखने
की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने, कमेंट करके आपको उत्तर दें। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने संबंध में सही नहीं है? ऐसा कौन सा फैक्टर है जो सीखने के संबंध में सही कथन नहीं है? तो यहां पर सर के प्रश्न बहुत शानदार है, एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। अभिषेक शर्मा, थैंक यू भाई। प्रयास यही है कि आपके अच्छे क्वेश्चन करवाए जाए। देखो क्वेश्चन तो सभी टीचर करवाते हैं, और भी आप देख रहे होंगे ऑनलाइन बहुत सारी क्लासेस चल रही है, लेकिन हमारा प्रयास है कि जिस कंटेंट को हम लेकर चलें, जैसे हम लर्निंग पर बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि लर्निंग से संबंधित जिस प्रकार के सवाल बनते हैं, यदि आप उस चीज को समझ गए कि ऐसे भी पूछ सकता है, इस प्रकार भी पूछ सकता है, तो आप बहुत अच्छा आंसर दे सकते हैं। आपके आंसर आने लग गए हैं सी। एक का है बी, कौन सा अधिगम निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के संबंध में सही नहीं है? देखो, सीखना नया करना है, बिल्कुल है, अधिगम की विशेषता है। सीखना नया कार्य है, सीखना अनुभव का संगठन होता है, लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। ये कैसे होगा? अभी तो हमने बात की कि लर्निंग एक्सपीरियंस भी अधिगम को प्रभावित करता है, पूर्व अनुभव, तो ये भी होगा। सीखना बिना किसी उद्देश्य के होता है। देखो ये कथन है ना, बिना उद्देश्य के सीखना कभी नहीं होता, इस बात का आप ध्यान रखना। संस्कृत में एक कहावत भी है, श्लोक भी है कि अनुद्देश्य मंदो अपि न प्रवर्तते, बिना उद्देश्य के मंदबुद्धि व्यक्ति भी किसी काम में संलग्न नहीं होता है। तो सीखना बिना उद्देश्य के भी हो सकता है, यह कथन बिल्कुल गलत है। सीखना हमेशा उद्देश्य पूर्ण होता है, यह कथन ऐसा आना चाहिए था। अब चौथा जो कथन है, सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं। सीखने की जो असफलताओं का जो कारण होगा वो क्या होगा? समझने की असफलता, यानी समझा नहीं है तो सीखने में असफल है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो यहां पर अपना जो गलत हो जाएगा वो कौन सा होगा? गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम अवरोधक नहीं है? देखो इन क्वेश्चनों में आप ये बात विशेष रूप से ध्यान रखा करो, नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है? अधिगम का अवरोधक नहीं है, वो भी प्रभावी। प्रेरणा का अभाव, जीवन से न जोड़ना, अधिगम की परिस्थिति, और इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है? कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है? कमेंट करके आप आंसर दें। प्रेरणा का अभाव, जीवन से न जोड़ना, सीखना उद्देश्यपूर्ण क्रिया है, बिल्कुल सही है। अधिगम की परिस्थिति, और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, मैं थोड़ा सा पुनः समझा देता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है, यानी ऐसा कौन सा फैक्टर है जो प्रभावी अवरोधक नहीं, बाधा उत्पन्न नहीं करेगा? देखो, प्रेरणा का अभाव होना अवरोधक है, यह पूछ रहा नहीं है। जीवन से न जोड़ना, तो जीवन से जोड़कर हम किसी चीज को नहीं सिखाएंगे तो भी दिक्कत है, इसलिए यह भी गलत है, यह भी नहीं है प्रभावी अधिगम का अवरोधक। और अधिगम की परिस्थिति, देखो निम्न में से कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है? तो अधिगम की परिस्थिति, लर्निंग सिचुएशन, कल भी मैंने आपको बताया था, लर्निंग सिचुएशन अधिगम की स्थिति जिसे वातावरण कहते हैं, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। अधिगम की परिस्थिति जो है अधिगम का अवरोधक नहीं है, अधिगम का अवरोधक नहीं है। कौन सा नहीं है? अधिगम की परिस्थिति। बाकी प्रेरणा का अभाव भी अधिगम का अवरोधक है, जीवन से न जोड़ना भी अवरोधक है, और ये तो गलत है ही। तो अधिगम की परिस्थिति जो है, स्थिति जो है, वो अधिगम का अवरोधक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थिति कौन सी है? यानी लर्निंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थिति कौन सी होती है? कक्ष का वातावरण, स्पष्ट शैक्षिक उद्देश्य, अध्यापक का संप्रेषण, श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग। सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थिति कौन सी है?
कमेंट करके आप आंसर दें। सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थिति कौन सी है? अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप कक्षा समझो इसको। इस कक्ष में ऐसी सबसे महत्वपूर्ण स्थिति कौन सी है? कक्षा का वातावरण अच्छा होना चाहिए, या स्पष्ट शैक्षिक उद्देश्य होने चाहिए, या फिर अध्यापक का संप्रेषण प्रभावी होना चाहिए, या श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए। मित्रों, ये सभी जरूरी चीजें हैं अधिगम करने के लिए, लेकिन ये कह रहा है सबसे महत्वपूर्ण स्थिति कौन सी है। तो सबसे महत्वपूर्ण स्थिति कौन सी होगी? आपका आंसर आया है ए, बिल्कुल राइट आंसर है, कक्ष का वातावरण। देखो, वातावरण सबसे महत्वपूर्ण होता है, डी नहीं है भाई। सपना मीना, कोई बात नहीं, ए आंसर आएगा। कक्ष का वातावरण मैं समझा देता हूं। देखो, श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग ये भी अधिगम को सीखने में मदद करता है, लर्निंग करने के लिए मदद करते हैं। अध्यापक का संप्रेषण भी अच्छा होना चाहिए, स्पष्ट शैक्षिक उद्देश्य होने चाहिए, कक्षा का वातावरण भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण स्थिति अधिगम के लिए कौन सी होनी होगी? लर्निंग सिचुएशन। अधिगम की जो स्थिति है, लर्निंग सिचुएशन का होना, अधिगम की स्थिति, कक्ष का वातावरण, या इसे कह सकते हैं अधिगम स्थिति। तो मित्रों, अधिगम की स्थिति, लर्निंग सिचुएशन या शैक्षिक कक्षा का वातावरण यदि अच्छा है तो बच्चा अच्छी प्रकार से अधिगम करेगा। सबसे महत्वपूर्ण होता है वातावरण। वातावरण ही नहीं मिलेगा तो आप स्पष्ट शैक्षिक उद्देश्य कितना ही बना लो, अध्यापक का संप्रेषण कितना भी प्रभावी हो, श्रव्य दृश्य सामग्री टीचिंग एड खूब लगा लो, तो लर्निंग नहीं होगी। तो कक्षा का वातावरण अच्छा होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अधिगम होता है, अधिगम होता है, कहां पर होता है अधिगम? विद्यालय में होता है, पहला ऑप्शन है। अधिगम कहां होता है? विद्यालय में होता है, विद्यालय के बाहर होता है, दोनों विद्यालय में, विद्यालय के बाहर, और केवल कक्ष में। अधिगम कहां पर होता है? कमेंट करके आप तुरंत उत्तर दें, बहुत इजी क्वेश्चन है। अधिगम कहां पर होता है? अधिगम विद्यालय में होता है भाई, विद्यालय के बाहर होता है, विद्यालय में होता है और विद्यालय के बाहर भी होता है, और केवल कक्ष में होता है। यानी कि अधिगम दोनों जगह होता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है और सरल भी प्रश्न है। तो आपके लिए राइट आंसर कौन सा होगा? दोनों में, दोनों, ये दोनों कौन से? विद्यालय में और विद्यालय के बाहर, सभी जगह होता है लर्निंग। लर्निंग सभी जगह होती है, सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। आप कमेंट करके मुझे बताएं, आज 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। अभी पूरे क्वेश्चन हो जाते हैं, और डेली आप अपनी जांच कर सकते हैं कि हमारे आज के टेस्ट सीरीज में कितने क्वेश्चन सही हुए। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? लर्निंग प्रोसेस का परिणाम कौन सा कारक नहीं है? ऐसा कौन सा अधिगम की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? तो आप बताएं। ज्ञान पहला, संकल्पना, अभिवृत्ति और परिपक्वता। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? अधिगम की प्रक्रिया का परिणाम कौन सा नहीं है? कमेंट करके आप बताएं। लर्निंग जो प्रोसेस होती है उसका परिणाम कौन सा नहीं है? देखो, लर्निंग प्रोसेस हो रही, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, ये लर्निंग प्रोसेस है। इस लर्निंग प्रोसेस में ज्ञान का निर्माण भी होगा, संकल्पना भी बनेगी, ठीक है, अभिवृत्ति भी विकसित होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर आपको अच्छा समझ में आ रहा है, अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आपकी पॉजिटिव अभिवृत्ति होगी। और परिपक्वता, ये आपका क्या हो जाएगा? परिणाम नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो यहां पर आंसर होगा परिपक्वता। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? परिपक्वता। अधिगम प्रक्रिया का परिणाम परिपक्वता नहीं हो सकती, मैच्योरेशन नहीं हो सकता। मैच्योरेशन अधिगम करने के लिए जरूरी है, लेकिन उसका परिणाम नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम है, यानी जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया। इसी जेपी गिलफोर्ड ने अधिगम के संबंध में भी कथन बताए। तो यहां पर जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम है सोच में परिवर्तन, ज्ञान का सर्जन, अनुभव प्राप्त करना और व्यवहार में परिवर्तन। चेंज इन थिंकिंग, क्रिएशन ऑफ नॉलेज, गेटिंग एक्सपीरियंस और चेंज इन बिहेवियर। जेपी गिलफोर्ड ने अधिगम के संबंध में क्या कहा? कमेंट करके आप आंसर दें।
अभी तक आप ये भी जांच लें कि आपने कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं। आप आंसर आ गया डी, व्यवहार में परिवर्तन। जेपी गिलफोर्ड ने बिल्कुल सही आंसर आया है। जेपी गिलफोर्ड ने क्या कहा है? व्यवहार में परिवर्तन, यानी व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये बात जेपी गिलफोर्ड कहते हैं। और भी विद्वानों ने कहा है, लेकिन यहां पर जेपी गिलफोर्ड के संबंध में ये कथन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की आधारभूत शर्त नहीं है? यानी लर्निंग की बेसिक जो शर्त है वो कौन सी नहीं है? संलग्नता, प्रतिपादन, अभ्यास और पुनर्बलन। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की आधारभूत शर्त नहीं है? आधारभूत शर्त कौन सी नहीं है अधिगम की? कमेंट करके आप बताएं। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की आधारभूत शर्त नहीं है? तो यहां पर आंसर कौन सा होगा? इसको पेयर्स में भी बना सकते थे, जोड़े में भी बना सकते थे। आधारभूत शर्त कौन सी नहीं है? कमेंट करके आप आंसर दें। यहां पर निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की आधारभूत तो यहां पर आपका जो आंसर होगा वो राइट कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर। कौन सा राइट होगा? 2। अभी तक आपका आंसर नहीं, प्रतिपादन, एक्सपोजिशन। प्रतिपादन अधिगम की आधारभूत शर्त नहीं है, ये नहीं का ध्यान रखना। अब इसको ऐसे पढ़ा करो, जब ऐसे क्वेश्चन हो तो कई बार समझ में नहीं आते। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की आधारभूत शर्त है? तो संलग्नता, उस चीज से संलग्न होना, जुड़ा होना, यह भी आधारभूत शर्त है। अभ्यास होना, प्रैक्टिस होनी चाहिए, पुनर्बलन भी होना चाहिए, ये सभी के सभी अधिगम की आधारभूत शर्तें हैं। प्रतिपादन अधिगम के आधारभूत शर्त के अंतर्गत शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्रो एंड क्रो के अनुसार अधिगम है। क्रो एंड क्रो ने अधिगम की क्या परिभाषा दी? आप सभी ने याद कर रखी होगी, वैसे परीक्षा में बहुत बार पूछी जाती है। क्रो एंड क्रो के अनुसार अधिगम है प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना अधिगम है? मात्र ज्ञान, मात्र अभिवृत्ति, ज्ञान और अभिवृत्ति और अनुभव। कमेंट करके आंसर दें। क्रो एंड क्रो के अनुसार अधिगम है, किसे प्राप्त करना अधिगम है? ज्ञान को प्राप्त करना, अभिवृत्ति को प्राप्त करना, ज्ञान और अभिवृत्ति का अर्जन और अनुभव। यहां पर राइट आंसर कौन सा होगा? बी आ रहा है, बी नहीं, सी। बिल्कुल राइट आंसर कौन सा होगा? सी। यानी क्रो एंड क्रो कहते हैं कि ज्ञान और अभिवृत्ति का अर्जन ही अधिगम है। तो ज्ञान और अभिवृत्ति की बात कौन करता है? जो है क्रो एंड क्रो। देखो मित्रों, सवाल पूछने का तरीका अलग अलग होता है। सीधा अगर यह कथन ऐसा देता कि ज्ञान और अभिवृत्ति का अर्जन ही अधिगम है, यह कथन किसका है, तो आप कर देते क्रो एंड क्रो। लेकिन इसने थोड़ा सा चेंज कर दिया कि क्रो एंड क्रो के अनुसार अधिगम है प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? ज्ञान और अभिवृत्ति। यानी ज्ञान और अभिवृत्ति प्राप्त करना ही अधिगम है, ऐसा कथन किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने। नेक्स्ट, आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य क्रिया, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य क्रिया अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत का गुण है? ऐसी कौन सी क्रिया है जो अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत का गुण है? पुनः स्मरण और अधिगम, चिंतन और अधिगम, ग्रहण करना और अधिगम, अनुकूलन और अधिगम। यानी ऐसी कौन सी कि मुख्य क्रिया है जो अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत का गुण है, कॉग्निटिव थ्योरी का गुण है। यहां पर कौन सा आंसर होगा? निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य क्रिया अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत का गुण है? तो संज्ञानवादी 2 प्रकार के विद्वान होते हैं, एक होते हैं व्यवहारवादी। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, तब तक आप आंसर दे। व्यवहारवादी और दूसरे मनोवैज्ञानिक है संज्ञानवादी। संज्ञानवादी मित्रों, जो व्यवहारवादी है ये बल देते थे साहचर्य पर। किस पर बल देते हैं? साहचर्य पर। यानी स्टिमुलस रेस्पॉन्स के बीच जब साहचर्य होता है तो लर्निंग हो जाती, सीख जाता है व्यक्ति। संज्ञानवादी जो मनोवैज्ञानिक है ये सीखने की प्रक्रिया में, लर्निंग में
चिंतन, समझ, स्मरण, सूझ आदि पर बल देते हैं, ये माइंड के प्रोसेस पर बल देते हैं। तो यहां पर जो सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य क्रिया अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत का गुण है, तो देखो पुनः स्मरण और अधिगम, चिंतन और अधिगम, ग्रहण करना और अधिगम, अनुकूलन और अधिगम। तो यहां पर राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर हो जाएगा चिंतन और अधिगम। देखो स्मरण भी होता है, लेकिन यहां पर चिंतन करना, ये जो संज्ञानवादी है ना, ये चिंतन प्रक्रिया पर बल देते थे, थिंकिंग पर बल देते थे। तो चिंतन और सीखना, ये संज्ञानात्मक सिद्धांत पर बल दिया जाता है। तो यहां पर इसकी मुख्य गुण हो जाएगा इसका। आज के सेशन में 20 क्वेश्चन हमने किए। अब आप कमेंट करके मुझे बताएं तुरंत कि आपके कितने कितने क्वेश्चन सही हुए। आज हमने जो 20 क्वेश्चन किए हैं, आपके कितने प्रश्न सही हुए आज के सेशन में? जिसकी क्वेश्चन 18, 17, 16, 15 प्लस है तो उसकी तैयारी ठीक चल रही है। इससे कम है तो उसको बहुत तैयारी की आवश्यकता है। 16 ठीक है। एस के मीना, और बताएं, कमेंट करके बताएं। आज के सेशन में ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे। 20 में से 18 अंतो कुमारी, बहुत अच्छा स्कोर है, क्योंकि इसमें 7-8 प्रश्नों का स्तर बहुत अच्छा था। अभिषेक मीना 1 रोंग है, 19 राइट है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, शाबाश। 18 तो अभी तक 18, बलराम शेर्रा, पूजा मीना 18। चलो सभी को बधाई। आपके 15 से कम किसी के नहीं है, हो तो किसी ने कमेंट करके नहीं बताया होगा, सर मैं लेट जुड़ा था, एक गलत हुआ है। कोई बात नहीं, आप ऑफलाइन वीडियो को देख लेना। तो जिसके आज के क्लास में जो फर्स्ट आए हैं वो है अभिषेक शर्मा, आपको बहुत बहुत बधाई हो। कल की क्लास के लिए आप तैयार रहे हैं। अधिगम के हमारी तीसरी क्लास होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।